जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, एक बड़े ही रोचक विषय वस्तु के बारे में, जिसको हम कहेंगे बुद्धि का सिद्धांत। इसके पहले टॉपिक में हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था कि बुद्धि किसे कहते हैं या कैसे उसका उपयोग करते हैं, बुद्धि से क्या क्या होता है। इसके अलावा हमने बुद्धि के प्रकार और विशेषताओं का अध्ययन किया था। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। जो हमारी बुद्धि है, हमने अपनी परिभाषा में कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि समायोजन करने की विधि है, बुद्धि वातावरण का संगठन है, इत्यादि ढेर सारी परिभाषाएं हमने सुनी थी इसके पहले पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। और आज हम देखते हैं बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में कि जो बुद्धि का सिद्धांत बना उसमें बुद्धि को क्या माना गया है, बुद्धि को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको आग्रह करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को ऑन कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। वैसे तो कहा जाए कि बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन मैं बारी बारी करूंगा या इसकी चर्चा मैं बारी बारी करूंगा। तो बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि बुद्धि एक कारक है। मतलब बुद्धि का जो पहला सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम है एक कारक सिद्धांत। ध्यान देंगे, सभी प्रकार की टेट सेट नेट प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने सन 1904 में इस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। एक बार उनके बारे में देखते हैं। उन्होंने लिखा कि बुद्धि वह शक्ति है जो समग्र मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। बुद्धि क्या है? एक समग्र शक्ति है जो सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। यह समग्र रूप वाली बुद्धि एक समय में केवल एक ही कार्य कर पाती है। शायद आज के जमाने में ये बातें फिट नहीं बैठती, लेकिन सन 1904 की बात करें, आज के 115-116 साल पहले की बात है ये, जब अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि के बारे में छोटी सी खोज की थी और उन्होंने कहा था कि बुद्धि में केवल एक कारक होते हैं, बुद्धि एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। और उसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा टास्क देता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि बुद्धि एक समय में केवल एक कार्य कर सकती है। ये अल्फ्रेड बीने का विचार था। आपको यकीन ना हो तो आप दोनों हाथ लें, एक हाथ को ऊपर नीचे और एक हाथ को दाएं बाएं करके देखें, शायद हो जाए। अगर नहीं हो तो मान सकते हैं कि बुद्धि एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। एक बार टास्क को फिर से बताऊंगा। एक हाथ को ऊपर नीचे करना है और एक हाथ को दाएं बाएं करना है, जैसे मैं कर पा रहा हूं, आप देख रहे हैं। अगर आपसे हो जाए तो हम मानेंगे कि आपकी बुद्धि एक कारक सिद्धांत के आधार पर काम नहीं कर रही है, और नहीं होता है तो हम मान सकते हैं कि आपकी बुद्धि एक कारक के आधार पर काम कर रही है। अल्फ्रेड बीने ने स्पष्ट किया कि बुद्धि एक समग्र रूप है जो एक समय में केवल एक कार्य करती है। उसके कुछ ही दिनों बाद, 2-4 महीनों बाद, उनकी बात का खंडन करते हुए स्पीयरमैन ने, सन 1904 की बात करूंगा, वो शुरुआती 1904 में अल्फ्रेड बीने ने दिया था, हम कह सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च में, और आखिरी में 2004 के आखिरी में उनकी बात का खंडन करते हुए एक दूसरे मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, बुद्धि में दो कारक हैं। उन्होंने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि बुद्धि एक साथ कई कार्य कर सकती है, जैसे मैं कर पा रहा हूं, एक साथ दो कार्य कर रहा हूं, एक ऊपर नीचे एक दाएं बाएं। आप भी करके देखिए, एक हाथ को ऊपर नीचे करना है, एक हाथ को दाएं बाएं करना है। क्या आपसे हो जा रहा है? एक बार ट्राई जरूर करेंगे। अब उन्होंने कहा कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, इन दो कारकों के संयोग से बुद्धि की संरचना हुई है और बुद्धि एक साथ कई कार्य कर सकती है या दो से अधिक कार्य कर सकती है। उन्होंने बुद्धि में दो कारक का वर्णन किया। एक को कहा सामान्य कारक, जिसको जनरल फैक्टर कहते हैं, उसको कैपिटल जी से दर्शाया गया, और दूसरे को कहा विशिष्ट कारक, जिसको अंग्रेजी में हम स्पेशल फैक्टर कहते हैं। उन्होंने उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित किया। अब उन्होंने इसको समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम दिया और कहा
कि जो जी है सामान्य कारक है, यह एक जन्मजात शक्ति है। सामान्य कारक क्या है? एक जन्मजात शक्ति है, वो हर व्यक्ति के पास होती है अनिवार्य रूप से। हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके पास कुछ न कुछ सामान्य शक्तियां जरूर होती है, सामान्य बुद्धि अवश्य होती है। उस बुद्धि पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से आप घटा बढ़ा नहीं सकते। यह एक जन्मजात शक्ति है। कौन सी? सामान्य कारक। जो सामान्य कारक है वो एक जन्मजात शक्ति है, प्रशिक्षण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ये सभी जीवों में होती है। और जो दूसरी बुद्धि का नाम दिया विशिष्ट कारक, जिसको हम स्पेशल फैक्टर कहते हैं, उन्होंने स्पेशल फैक्टर के बारे में कहा कि यह एक अर्जित योग्यता है। जनरल फैक्टर क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। ये डायग्राम से समझेंगे कि जो जी है वो सभी प्राणियों में पैदा होते हुए इनको मिलती है, जिसको हम कहते हैं सामान्य कारक या सामान्य योग्यता। और जब बालक इस धरा पर आता है, प्राणी जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है, तो एक एक स्पेशल फैक्टर को कलेक्ट करता है, एक एक विशिष्ट योग्यता को वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। और मैं इसमें 8 योग्यताएं दिखा रहा हूं, वो 8, 10 या इससे अधिक हो सकती है। अर्थात स्पीयरमैन ने इन 2 योग्यताओं को माना, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक क्या होता है? जन्मजात होता है। और विशिष्ट कारक वो अर्जित किया जाता है, वो जन्मजात नहीं होता है। वो पैदा होने के बाद, इस धरा पर आने के बाद हम ढेर सारे स्पेशल फैक्टर को कलेक्ट करते हैं। इसमें मैं 8 स्पेशल फैक्टर दिखा रहा हूं। लोगों के पास असंख्य संख्या में हो सकता है। जब बच्चा छोटा होता है तो मात्र एक जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, रोना और चूसना। वो जो पैदा होता है तो दूध पीना जानता है और रोना जानता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी आती जाती है। एक विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर कलेक्ट होते जाता है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 विभिन्न प्रकार की योग्यताएं बढ़ती जाती है। मतलब 2 तरह के कुंज में लगा दिया। जो मध्य में है ये सामान्य कारक है, जन्मजात होता है। बाकी जितनी भी शक्तियां हम अर्जित कर रहे हैं इसको हम विशिष्ट कारक कहेंगे। विशिष्ट कारक की संख्या हजारों, सैकड़ों और लाखों में हो सकती है, इसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन बुद्धि 2 तरह से काम करती है, 2 भागों में बांटा, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। आप याद करेंगे, सामान्य कारक जो जन्मजात होती है, प्रशिक्षण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सभी जीवों में पाया जाता है। और हम विशिष्ट कारक की बात करें तो ठीक उसके उल्टा, यह अर्जित की हुई शक्तियां हैं, प्रशिक्षण से इसका विकास संभव है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और ये सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं। इन्होंने अपनी ही बात का खंडन करते हुए, जो इन्होंने 2 कारक दिए थे, इन 2 बातों का खंडन करते हुए स्पीयरमैन ने ठीक 7 वर्ष बाद अपने ही सिद्धांत में एक करेक्शन किया कि बुद्धि में 2 कारक नहीं बल्कि 3 कारक हैं। उन्होंने इन सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में एक कारक और जोड़ दिया, जिसको उन्होंने कहा समूह कारक, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रुप फैक्टर कहते हैं। उनका बोलना है कि जो ग्रुप फैक्टर है वो सामान्य कारक से अधिक होता है, लेकिन विशिष्ट कारक से कम होता है। यानी कि दोनों के मध्य एक और कारक जुड़ गया, जिसको हम कहेंगे समूह कारक। तब जाके स्पीयरमैन ने सन 1911 में कहा कि बुद्धि के 3 आयाम हैं। उसको हम बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एक कारक अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने कहा कि बुद्धि एक समय बस एक काम कर सकती है। द्विकारक स्पीयरमैन, लेकिन 7 साल बाद अपने इस सिद्धांत को उन्होंने ओवरटेक किया और कहा कि बुद्धि में 2 नहीं बल्कि 3 कारक है। और तीसरा कारक क्या है? ग्रुप फैक्टर, जो सामान्य फैक्टर से, जनरल फैक्टर से अधिक होता है पर स्पेशल फैक्टर से कम होता है। यानी इन दोनों के बीच एक कड़ी और जोड़ दिया ग्रुप फैक्टर के नाम से, समूह कारक के नाम से। यानी कि त्रिकारक सिद्धांत में उन्होंने 3 कारकों का वर्णन किया है, जिसको सामान्य कारक, समूह कारक और विशिष्ट कारक का नाम दिया गया है। पर उस थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए द्विकारक सिद्धांत ही फेमस है। तो यदि परीक्षा में आता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप एक लाइन में कहेंगे अल्फ्रेड बिने 1904। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन 1904। त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन 1911। अब समय बीतते गया, इनकी बात का खंडन करते हुए अगला सिद्धांत आया बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत में आप देख पा रहे हैं कि बहुकारक सिद्धांत में थर्स्टन और कैली, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। इन्होंने कहा कि एक बुद्धि में विभिन्न प्रकार के कारक हो सकते हैं। पहले तो आपने सुना 1 कारक, 2 कारक, 3 कारक। अब इससे बढ़कर अगली
जो थ्योरी आ रही है, मतलब सिद्धांत आ रहा है, वो है बहु कारक, जो थर्स्टन और कर्ली ने दिया। थर्स्टन ने अपने इस बुद्धि के सिद्धांत में इस 9 रुचियों को रखा, 9 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि बुद्धि का वर्गीकरण इस 9 भागों के माध्यम से किया जाता है। बुद्धि में 9 प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं, जो व्यक्ति इन योग्यताओं का उपयोग करके अपना समायोजन करता है। इसके पहले आपने देखा अल्फ्रेड बीयर ने केवल 1 योग्यता बताई, स्पीयरमैन ने 2, फिर कुछ दिन बाद 3 कर दिए। लेकिन इसकी बात का भी खंडन करते हुए थर्स्टन ने कहा कि नहीं, बुद्धि में कुल मिला के 9 योग्यताएं हैं। उनकी बातें से सहमत होते हुए कैली ने कहा कि नहीं, बुद्धि में 9 के अलावा 4 और जोड़ दिया। बुद्धि में 13 योग्यताएं हैं, लेकिन जिसमें से 9 प्रमुख हैं। कैली ने कुल 13 योग्यताओं का वर्णन किया, जिसमें 9 को प्रमुख रखा और 4 को गौण रखा। अब इनका 9 देखते हैं। थर्स्टन ने जो 9 योग्यताएं बताई है बुद्धि की, उनके बारे में देखते हैं। थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि में रुचि होता है, ग्रामक योग्यता होती है, सामाजिक योग्यता होती है, सांख्यिकी योग्यता होती है, शाब्दिक, शारीरिक, संगीतात्मक, यांत्रिक और विचार। ये अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं है, आज के 100 साल पहले की बात है। उस समय उनको लगा कि व्यक्ति के दिमाग में रुचि उत्पन्न होती है, व्यक्ति में मोटर, सेंसरी मोटर कैपेसिटी होती है, यानी ग्रामक योग्यता होती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक योग्यता होती है, व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के साथ अपना निर्वहन करता है, इसके अंदर सोशल एबिलिटी भी है। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी योग्यता भी है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों को घटाव बढ़ाव, लेन देन, पैसे की खरीदारी, बाजार में मोल भाव करना, ये सब के लिए सांख्यिकी ज्ञान बहुत जरूरी है। और उन्होंने देखा कि व्यक्ति सांख्यिकी का योग्यता रखता है, इसलिए उन्होंने सांख्यिक योग को भी इसमें रखा। आगे देखते हैं शाब्दिक योग्यता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास शब्दों का भंडार होता है, इसलिए व्यक्ति की बुद्धि में शाब्दिक योग्यता भी शामिल है। उन्होंने देखा शारीरिक योग्यता, व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से अपने शरीर को अच्छा और संगठित कर सकता है, इसलिए व्यक्ति में शारीरिक योग्यता भी शामिल है। संगीतात्मक योग्यता, उस समय देखा व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए कुछ गीत संगीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ अच्छा बजाते हैं, इसलिए व्यक्ति में संगीतात्मक योग्यता भी शामिल है। यांत्रिक योग्यता, यंत्रों का आविष्कार हो चुका था, यंत्रों का निर्माण हो रहा था, विभिन्न प्रकार के यंत्र कल कारखाने में बन रहे थे, इसलिए थर्स्टन को लगा कि व्यक्ति के अंदर यांत्रिक योग्यता भी व्यक्ति के बुद्धि में शामिल होती है। विचार योग्यता, व्यक्ति अपने विचार विमर्श से लोगों को प्रभावित करता है और कुछ समस्या का समाधान निकालता है। तो उन्होंने साबित किया कि व्यक्ति क्या है, विचार को भी अपने रखता है, या विचार, बुद्धि में विचार नाम की शक्ति भी होती है। इसलिए उन्होंने इस बुद्धि को 9 भागों में बांटा, या यूं कहे कि बुद्धि के 9 कारक बताए। बुद्धि में इन 9 योग्यताओं का समावेश होता है, जिसको उन्होंने दिखाया कि रुचि के अलावा ये 9 योग्यताएं साथ में है। इन्हीं का समर्थन करते हुए इन्हीं के मित्र कैली ने भी कहा कि बुद्धि 13 योग्यताओं से मिलकर बना है, जिसमें ये 9 मुख्य है, जिसमें थर्स्टन के 2 योग्यताओं को उन्होंने कॉपी किया, सांख्यिकी योग्यता और शाब्दिक योग्यता को। बाकी 11 योग्यताएं उनकी अलग थी, लेकिन अपने 13 योग्यताओं में से उन्होंने 9 योग्यताओं को ही प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के बुद्धि में ये मुख्य रूप से 9 योग्यताएं शामिल हैं, जिससे व्यक्ति अपने बुद्धि का विकास करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है। एक बार फिर से चर्चा करूंगा बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, रिपीट करूंगा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेंगे। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बी ने 1904, एक समग्र बुद्धि एक समय में केवल एक काम कर सकती है। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, एक हाथ को ऊपर नीचे करेंगे, एक हाथ को दाएं बाएं करेंगे। अगर हो जाए तो मान लीजिए कि आपके पास एक से अधिक बुद्धि, एक से अधिक कार्य कर सकते हैं आप एक कारक सिद्धांत के समर्थक नहीं है। उसके बाद स्पीयरमैन ने 1904 के अंत में कह दिया कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, उसकी संख्या या उसकी जो एरिया है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। वो बालक जितना लेकर पैदा होता है उसका प्रशिक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, वो सभी प्राणियों में होता है। लेकिन जो विशिष्ट कारक होते हैं, स्पेशल एबिलिटी होते हैं, इनका प्रशिक्षण से घटाव या बढ़ाव किया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति में सैकड़ों, हजारों या लाखों हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे ये सबकी संख्या अलग अलग हो सकती है। लेकिन कुछ समय बाद स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत का विरोध करते हुए या उसमें एक चीज और जोड़ा कि नहीं, व्यक्ति के अंदर 3 कारक हैं, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक। उसमें समूह कारक कहा कि सामान्य कारक से थोड़ा सा अधिक होता है समूह कारक, लेकिन समूह कारक क्या है, सामान्य से अधिक लेकिन विशिष्ट से कम होता है, यानी बीच में होता है समूह कारक।
बुद्धि के अंदर ये तीन बीमाएं हैं, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक। अब समय आगे बढ़ते गया, उसके बाद थर्स्टन और कैली आए। थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि में कुल 9 योग्यताएं हैं, लेकिन कैली ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि बुद्धि में कुल 13 योग्यताएं हैं, लेकिन जिसमें से 9 प्रमुख हैं। इसके आगे भी ढेर सारे सिद्धांत बने, जिसमें बुद्धि में 120 योग्यताएं, किसी ने 160 योग्यताओं के बारे में वर्णन किया है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस विषय वस्तु में अगर आपको कोई भ्रम हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है बुद्धि का सिद्धांत, क्योंकि हर प्रतियोगिता परीक्षा में बुद्धि से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या समूह कारक, त्रियामी सिद्धांत। तो आगे हम पढ़ेंगे समूह कारक और त्रियामी सिद्धांत के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी 3 कारक सिद्धांत पढ़ने पड़े हैं। 3 सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक और बहुकारक, यूं कहें कि 4 सिद्धांत के बारे में। इसमें से अगर कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो मन में, तो आप जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आइए मिलते हैं अगले सिद्धांत के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।